वेरी गुड इवनिंग। तो हम लोग जैसे प्रीवियस क्लास की लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने एंजाइम सॉरी एंजाइम कह रहा हूँ प्रोटीन को स्टार्ट किया था। और उसमें हमने इसके क्लासिफिकेशन समझ लिए थे कुछ। और जो सेकंड क्लासिफिकेशन देखा था वो हमने स्ट्रक्चर के बिहाफ पे देखा था, और हमने क्वाटरनरी प्रोटीन जो बनाया था उसमें कुछ एग्जाम्पल लिखे थे। जैसे एक लिखा था इंसुलिन, हार्मोन हो गया। और दूसरा हमने लिखा था हीमोग्लोबिन। तो एक बार हम इंसुलिन और हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जैसे इंसुलिन की अगर हम बात करें तो जैसे ये है इंसुलिन। इंसुलिन की अगर बात करें तो जो मैच्योर इंसुलिन है हम उसकी बात करेंगे। एक मैच्योर इंसुलिन में दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। तो इसमें कितनी चेन है? टू पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि प्रोटीन की दो चेन है इसके अंदर। कौन कौन सी चेन होती है? इसको बोलते हैं हम अल्फा चेन। एक अल्फा चेन है और एक है बीटा चेन। इसे कई बुक्स में आपको ए चेन और बी चेन के नाम से भी आपको मिल जाएगा। अल्फा चेन और बीटा चेन। तो देखिए, जैसे हम अल्फा चेन बनाएं, अल्फा चेन अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में होगी तो इस तरह से रहेगी, हेलिकल फॉर्म में अल्फा चेन। और अल्फा चेन में कितने अमीनो एसिड होंगे? अल्फा चेन की बात करें तो जो अल्फा चेन है इसमें होंगे 21 अमीनो एसिड। तो अल्फा चेन में है 21 अमीनो एसिड। अच्छा, एक होगी इसमें बीटा चेन। बीटा चेन जो होगी वो कुछ इस तरह से है, प्लेटफॉर्म में है। तो ये हो गई बीटा चेन। और बीटा चेन में कितने होंगे? बीटा चेन में होंगे 30 अमीनो एसिड। अल्फा चेन में 21 अमीनो एसिड, लिख देते हैं यहाँ पे। अल्फा चेन में 21 अमीनो एसिड और बीटा चेन में 30 अमीनो एसिड, ये बीटा चेन हो गई। और ये दोनों जो चेन है, अल्फा चेन और बीटा चेन, ये आपस में अटैच रहेंगी। और हमने बताया था कौन सा बॉन्ड बनेगा इनके बीच में? इनके बीच में बनता है आपका डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो ये बन गया डाई सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा एक इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड, तो एक मैच्योर इंसुलिन में होते हैं 51 अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है जी। तो पहला इंसुलिन हो गया। इंसुलिन के बाद सेकंड हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हीमोग्लोबिन, जो दूसरा एग्जाम्पल हमने आपको बताया था। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन में चार चेन होती हैं। कितने हैं इसमें? फोर पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें दो तो होंगे अल्फा चेन और दो होंगी इसमें बीटा चेन। टू अल्फा चेन एंड टू बीटा चेन। अब देखिए, जो इसमें दो अल्फा चेन हो गई, दो बीटा चेन हो गई। यदि इनका स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसे बनेगा। जैसे ये हो गई एक अल्फा चेन, ये हो गई दूसरी अल्फा चेन। ठीक है जी। और ये हो गई एक बीटा चेन, और ये हो गई दूसरी बीटा चेन। अब ये आपस में जुड़ी हुई रहेंगी किसके द्वारा? ये आपस में जुड़ेंगी डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ये
डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में अटैच्ड हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें अल्फा चेन में कितने होंगे अमीनो एसिड? एक अल्फा चेन में, या हम यदि अल्फा चेन की बात करें तो एक अल्फा चेन में होंगे 141 अमीनो एसिड। तो एक में कितने हो जाएंगे? 141 अमीनो एसिड। और एक बीटा चेन में कितने होंगे? एक बीटा चेन में होंगे 146 अमीनो एसिड। अब ऐसी यहाँ पर दो चेन है तो दो से मल्टीप्लाई कर देना, ये दो चेन है दो से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल कर दोगे तो एक हीमोग्लोबिन में टोटल अमीनो एसिड आप निकाल सकते हो। 141 कितना हो गया? 282। ठीक है। और 140 करोगे तो कितना हो जाएगा? 292 हो जाएगा। और ये 292 और 282 को जब आप प्लस कर देंगे तो आपके पास टोटल हीमोग्लोबिन में, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने अमीनो एसिड है वो आ जाए। ठीक है जी। तो ये हमने बात कर ली प्रोटीन के स्ट्रक्चर की, तो हमने हीमोग्लोबिन और इंसुलिन दोनों को समझ लिया। इतना ही समझना है अभी, इसके बारे में और डिटेल इसकी आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे। अब हम एक तीसरा क्लासिफिकेशन और देखते हैं प्रोटीन का, जो कि किया गया है फंक्शन के बिहाफ पे। तो थर्ड हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब बात करते हैं तीसरा क्लासिफिकेशन जो है प्रोटीन का, जो कि उसके फंक्शन के बिहाफ पे किया गया है। थर्ड क्लासिफिकेशन, और इसका बेसिस है फंक्शन। इसमें हम एक टेबल बनाएंगे, जैसे एक तरफ हम लिखते हैं कैटेगरी और यहाँ लिखते हैं हम उसके एग्जाम्पल। तो पहला हम देखते हैं वो प्रोटीन जो स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहा है, उसको बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अगर जो स्ट्रक्चर बना रहा है तो कहलाएगा स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जैसे एग्जाम्पल देखें तो जैसे एक हो गया कोलाजन प्रोटीन। कोलाजन प्रोटीन ये क्या करता है? स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। तो ये क्या बनाएगा? इट फॉर्म्स, हम इसके बारे में लिख सकते हैं, इट फॉर्म्स, FORMS, इट फॉर्म्स इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करता है। और एक खास बात जो पूछी जाती है, जो क्वेश्चन आता है, कोलाजन क्या है? इट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल वर्ल्ड। तो कोलाजन जो है ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल वर्ल्ड। ठीक है जी। दूसरा इसका एक और एग्जांपल देखें, यदि एक तो कोलाजन हो गया, दूसरा प्रोटीन जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो हो जाएगा केराटिन प्रोटीन। तो सेकंड है केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन जो है ये जो एक्सोस्केलेटल होते हैं उनकी फॉर्मेशन करेगा। इट फॉर्म एक्सोस्केलेटन, इट फॉर्म एक्सोस्केलेटल। जैसे जैसे आप समझ सकते हैं नेल्स, नेल्स हो गए, इसके अलावा कुछ में जो सींग रखे जा रहे हैं वो हो गए हॉर्न्स, और क्लॉज हो गए। इन सब की फॉर्मेशन करता है। तो पहला हो गया स्ट्रक्चरल प्रोटीन। नंबर 2 हम समझते हैं, दूसरा हमारे पास आता है स्टोरेज प्रोटीन। स्टोरेज प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन में हम एक एग्जांपल समझते हैं और वो है एल्बुमिन। एल्बुमिन में आप बोल सकते हो एग एल्बुमिन।
जो कि एग में देखा जा रहा है। तीसरी कैटेगरी हमारे पास आती है एंजाइमेटिक प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो एंजाइम की तरह काम कर रहे हैं, एंजाइमेटिक प्रोटीन। एग्जाम्पल देखें इसका, तो इसमें दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक तो पहले ये देखते हैं, पहला एग्जाम्पल तो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये प्रोटीन का बना है। एक हमने प्लांट के अंदर पढ़ा है, अभी उसको हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में समझेंगे, रुबिस्को। रुबिस्को है रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसके बारे में डिटेल में हम प्लांट एनाटॉमी में, सॉरी, प्लांट फिजियोलॉजी में समझेंगे। तो रुबिस्को क्या है? रुबिस्को के बारे में हम इतना लिख सकते हैं कि ये है फोटो सिंथेटिक एंजाइम। ठीक है जी। और एक बात हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि जो रुबिस्को है, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है पूरे एनिमल, सॉरी एनिमल बोल रहा हूँ, लिविंग वर्ल्ड का। लिविंग वर्ल्ड का मतलब चाहे वो प्लांट हो, चाहे हम एनिमल, चाहे पूरे बायोस्फीयर की बात करें, तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन यही है। तो हम बोल सकते हैं मोस्ट abundant प्रोटीन इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड कह लो या बायोस्फीयर के लिए, सबसे ज्यादा यही देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमने तीसरा देख लिया कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी की बात करें तो फोर्थ आता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे। और ये अब देखो नाम से ही पता चल जाएगा कॉन्ट्रेक्टाइल में कौन कौन से आएंगे। तो फोर्थ है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। और कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में हमारे पास एग्जाम्पल है मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन। मायोसिन एंड एक्टिन जो मसल में देखा जाता है। नंबर फिफ्थ, पांचवी कैटेगरी है क्लॉटिंग प्रोटीन, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो क्लॉटिंग प्रोटीन, इसमें दो आएंगे जो प्लाज्मा के अंदर है, फिब्रिनोजेन और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। ये क्लॉटिंग प्रोटीन है। सिक्स्थ कैटेगरी है हमारे पास हार्मोनल प्रोटीन। ये हार्मोन्स की तरह जो काम कर रहे हैं प्रोटीन, हार्मोनल प्रोटीन। इसमें यदि देखें तो इसमें दो एग्जाम्पल है और ये पूछे जाते हैं दोनों, याद रखिएगा। एक है, पहला एग्जाम्पल है ग्लूट 4। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कहाँ होता है, लोकेशन पूछेगा इसकी, तो ये होता है इन मसल एंड लिवर के अंदर होता है ग्लूट 4। दूसरा है ग्लूट 5। ग्लूट 4, ग्लूट 5 ये कहाँ होता है? ग्लूट 5 होता है इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। इंटेस्टाइन में जो लेयर है, उसमें जो सबसे अंदर वाली लेयर है intestine की, जिसको म्यूकोसा, म्यूकस मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं, म्यूकोसा लेयर, वहां पर यही देखा जाता है, वहां पर यही हार्मोन देखा जाएगा। नंबर 7 हो गया ये, 1 2 3 4 5 हो गए, क्लोटिंग प्रोटीन हो गया, हार्मोन हो गया, हाँ। नंबर 7 है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है, अच्छा अरे एक थोड़ा चेंज करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में आएंगे। ये दोनों जो हमने लिखे हैं ना एग्जाम्पल, ग्लूट 4 और ग्लूट 5, इसको आप लिख लो कैरियर प्रोटीन, कैरियर या ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसके सामने मत लिखना। ये हैं दोनों, ये जो ग्लूट 4 और ग्लूट 5 है, ये कैरियर प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं सब्सटेंस की। ठीक है, तो ये होगा कैरियर प्रोटीन। और हार्मोनल में आ जाएगा इंसुलिन, जो हार्मोन की तरह काम कर रहा है। तो हार्मोनल के सामने लिखोगे एग्जाम्पल इंसुलिन। ठीक है जी। चलिए एक और देख लेते हैं हम, नंबर 8। नंबर 8 हमारे पास आता है, नंबर 8 है
रिसेप्टर प्रोटीन या सेंसरी प्रोटीन? रिसेप्टर प्रोटीन या इसको बोलते हैं हम सेंसरी प्रोटीन। तो ये जो रिसेप्टर प्रोटीन या सेंसरी प्रोटीन है, ये क्या करते हैं, ये सेंस ऑर्गन पर देखे जाते हैं और सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? ऑन सेंस ऑर्गन। अब देखो लास्ट नंबर 9। नंबर 9 है हमारे पास गैस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो गैस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और जब भी गैस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात आती है तो हमें एक एग्जांपल जो हमें याद आता है वो है हीमोग्लोबिन। ठीक है जी। दूसरा भी हमें याद आता है फिर इसके बाद, वो है मायोग्लोबिन, मसल के अंदर। तो इसी के साथ प्रोटीन कंप्लीट होता है हमारा। अब हम नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल की तरफ चलते हैं, और वो है प्रोटीन के बाद जो अगला बायोमोलिक्यूल है वो है लिपिड। तो अब हम फर्स्ट पढ़ लिया हमने अमीनो एसिड, सेकंड पढ़ लिया हमने प्रोटीन, थर्ड हम शुरू करते हैं अब लिपिड। चलिए तो बात करते हैं लिपिड के बारे सर प्रीवियस पेज करना। में। एक सेकंड। डन जी, जोशी जी हो गया। हाँ। ओके। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अब लिपिड के बारे में। तो बायोमोलिक्यूल नंबर थर्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है लिपिड। लिपिड मतलब फैट मॉलिक्यूल, फैटी मॉलिक्यूल। ये लिपिड टर्म जो है ये ग्रीक से ली गई है। ग्रीक की एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं हम, ग्रीक टर्म है एक लिपोज। और लिपोज का मतलब होता है फैट। वहीं से ये लिपिड टर्म डराइव हुआ है। लिपिड होते क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। ये भी ऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब रहेगा, तो दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा कभी जब हम तेल को डालते हैं पानी में तो वो मिलता नहीं है, इसका मतलब उसमें सॉल्युबलाइज नहीं हो रहा। तो लिपिड कैसा है, इनसॉल्युबल है। किसमें? इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इनसॉल्युबल है। और किसमें सॉल्युबल है? जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, इनके अंदर ये सॉल्युबल है। तो दे आर soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक आपका बेंजीन, इसके अलावा ईथर और एसीटोन, और भी हो सकते हैं, इनके अंदर सॉल्युबल होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे प्रोटीन टर्म किसने दिया तो आप बता सकते हो बर्जेलियस ने दिया था। अगर आपसे पूछेगा लिपिड टर्म किसने दिया तो आप बताओगे टर्म लिपिड गिवन बाय ब्लूर। साइंटिस्ट का नाम है ब्लूर। ठीक है, ब्लूर ने ये टर्म दिया है लिपिड। चलिए, लिपिड में कौन सा बॉन्ड देखा जाता है? कॉमनली अगर हम बॉन्ड की बात करें कि लिपिड में कौन से बॉन्ड होंगे, तो कॉमन बॉन्ड इन लिपिड यदि पूछा जाए तो आप बोलोगे कॉमन बॉन्ड इन लिपिड ये होता है एस्टर बॉन्ड। लिपिड में एस्टर बॉन्ड देखा जाता है।
कैसे बनाते हैं एस्टर बॉन्ड? सी डबल बॉन्ड ओ ओ, सी ओ ओ होता है, ठीक है। ये है एस्टर बॉन्ड। अब देखो एक और क्वेश्चन जो पूछता है वो ये है कि जैसे हम 1 ग्राम लिपिड लेते हैं और 1 ग्राम हमने प्रोटीन लिया, 1 ग्राम हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, तीनों चीजें हमने 1-1 ग्राम। अब तीनों को जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी कि जब तीनों को ब्रेक करेंगे, हम 1 ग्राम लिपिड को तोड़ेंगे, 1 ग्राम हम प्रोटीन को तोड़ेंगे, 1 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे। जब इन तीनों को 1-1 ग्राम हमने लिया है, इनको जब हम अलग अलग ब्रेक करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिलीज होगी, प्रोड्यूस होगी, वो 1 ग्राम लिपिड से होती है। यानी कि लिपिड जब बर्न होता है या जब 1 ग्राम लिपिड का ऑक्सीडेशन होगा, तो उससे 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये आप याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा एनर्जी लिपिड देता है ब्रेक होने पर। तो हम ये बोल सकते हैं ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ लिपिड, 1 ग्राम लिपिड को आपने ऑक्सीडाइज किया तो ये आपको 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी दे रहा है। 1 ग्राम लिपिड ऑक्सीडाइज होकर 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, ठीक है जी। तो ये हो गया, कुछ कॉमन बातें हमने लिपिड के बारे में समझ ली। और अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड के बारे में। अब हम लिपिड को क्लासिफाई करेंगे, जैसे हम लिपिड को क्लासिफाई करेंगे। चलिए तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। चलो भाई, वो घड़ी आ गई है, देखो। लिपिड को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। तीन कैटेगरी में हमने लिपिड को क्लासिफाई किया है। 1 2 3। पहला है सिंपल लिपिड, एकदम सिंपल, ठीक है जी, सिंपल लिपिड। दूसरा है कॉन्जुगेट कॉन्जुगेटेड, या हम बोल सकते हैं कंपाउंड लिपिड। मतलब इसमें लिपिड तो होगा ही और लिपिड के साथ कुछ नॉन लिपिड पार्ट भी जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे हमने प्रोटीन में देखा था, प्रोटीन पार्ट तो था ही, साथ में कुछ और भी था। और तीसरा है ड्राइव्ड लिपिड, डेरिवेटिव होते हैं ये लिपिड के, ड्राइव्ड लिपिड। तो 3 हो गए हमारे पास, सिंपल, कॉन्जुगेटेड और ड्राइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड की बात करें तो फिर इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया। सिंपल लिपिड में हमारे पास आता है, एक आता है ट्रू ट्रू लिपिड या न्यूट्रल लिपिड, और दूसरा आता है वैक्सिस, मोम जो होते हैं। तो ट्रू लिपिड या न्यूट्रल लिपिड और वैक्स, ये दोनों क्या हैं? सिंपल लिपिड हैं। कॉन्जुगेटेड लिपिड में आपके पास लिपिड रहेगा प्लस नॉन लिपिड पार्ट होगा, ये दो चीजें देखी जाएंगी। और कॉन्जुगेटेड लिपिड को फिर हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, तो बांटना ही होगा इसको, है ना। देखो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, इसमें कौन कौन से आ सकते हैं। कॉन्जुगेटेड में यदि उसके साथ, लिपिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड,
ठीक है जी। इसके अलावा यदि प्रोटीन जुड़ गया तो लिपोप्रोटीन, और एक है आपका स्पिंगोलिपिड। तो ये होगा कॉन्जुगेटेड। ड्राइव लिपिड की बात करें तो इसमें तीन आते हैं। ड्राइव लिपिड में तीन आएंगे। एक सर आएगा स्पिंगोलिपिड में लिपिड के साथ क्या रहेगा? स्पिंगोलिपिड जो होता है ना, ये नर्व न्यूरॉन्स वगैरह में देखा जाएगा, तो वहां इसकी डिटेल बताएंगे अभी अभी। इस सबको पढ़ेंगे अभी डिटेल में हम। स्टेरॉल की बात करें तो स्टेरॉइड, हाँ डोनो स्टेरॉल नहीं बोलते, हाँ जी नहीं बोलते हैं स्टेरॉइड। तो पहले होगा स्टेरॉइड। पढ़ने वाली है किताब। नहीं किताब नहीं, सुनो यहाँ पर। पढ़ेंगे। दूसरे हो गए टर्पीन, और तीसरे हो गए प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन, इन्हें शॉर्ट में ना पीजी लिखते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है जी। तो ये नोट कर लें। पहला हो गया ये क्लासिफिकेशन लिपिड का, और इसमें हम अब सबसे पहले डिटेल में जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका सिंपल लिपिड। तो पहले हम बात करेंगे सिंपल लिपिड के बारे सर एक बार पीछे करना। में। कहाँ लिपिड के बारे में लिखोगे? हाँ। हाँ लिखो लिखो भाई। कर लो कन्या। हो गया। ओके। सर इसके आप नोट्स भेजोगे ना? ये सब मिलेगा इसमें, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। नोट्स भी मिलेंगे, मैं नोट्स भी भेजूंगा, सब कुछ करूंगा। और आप लोग जितने भी डाउट है सब आपके यूट्यूब पे भी जाएंगे। कोई कह रहा है किताब दे दे मन ने, ये सब पब्लिश हो जाएगा, पॉपुलर हो जाओगे आप लोग। देखो, फेमस। हाँ आप लोग पॉपुलर तो वैसे ही हो और हो जाओगे। देखिए, पहला है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड की बात करते हैं तो सिंपल लिपिड की अब हम यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे। देखो क्या होते हैं सिंपल लिपिड। हमने ये पढ़ा है अभी, हमने जब स्टार्टिंग में समझा तो हमने एक बात लिखी थी कि लिपिड में एस्टर बॉन्ड बनता है। अब होता क्या है, जो सिंपल लिपिड हैं ये क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में जब एस्टर बॉन्ड बन जाए तो ऐसे लिपिड को बोलते हैं सिंपल लिपिड। तो सिंपल लिपिड क्या है, हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दे आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड, विद एल्कोहल। ठीक है, तो ये होंगे सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में हमने दो आपको बताए हैं, एक बताया है ट्रू लिपिड, न्यूट्रल लिपिड, और दूसरा बताया है वैक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रू लिपिड के बारे में। तो देखिए पहले हम बात करते हैं ट्रू या न्यूट्रल लिपिड। तो ये जो ट्रू लिपिड है, ये न्यूट्रल लिपिड है, ये क्या होंगे, ये वही होंगे, एस्टर होंगे फैटी एसिड के, और फैटी एसिड के साथ क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा। तो दे आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। इसमें जो अल्कोहल कंपाउंड है वो क्या है, ग्लिसरॉल रहेगा। ठीक है जी।
चलिए इसका एग्जाम्पल देखें। इसमें हमारे पास जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो हमें समझना है वो है ट्राइग्लिसराइड। वैसे इसमें मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड तीनों आते हैं, लेकिन हमें समझना है ट्राइग्लिसराइड। तो इसका एग्जाम्पल है ट्राइग्लिसराइड। अब आप समझ सकते हो ट्राइग्लिसराइड मतलब इसमें अ, 3 फैटी एसिड होंगे ग्लिसरॉल के साथ। तो क्या हो सकते हैं ये? दे आर एस्टर ऑफ 3 फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। फैटी एसिड को हम FA करके लिख सकते हैं, F.A. ठीक है, तो ये रहेगा। इसमें सबसे पहले अब हम इनको समझते हैं कि कंपोनेंट को समझेंगे। जैसे हम ये लिख रहे हैं भाई फैटी एसिड है ये, या ग्लिसरॉल के साथ है, तो ये ग्लिसरॉल क्या होता है? तो पहले हम ग्लिसरॉल को समझ लेते हैं। ग्लिसरॉल है क्या? देखिए क्या है ग्लिसरॉल, एक बार बनाते हैं स्ट्रक्चर। जैसे ग्लिसरॉल में ये हो गया CH2 CH2, यहाँ पर एक OH होगा, यहाँ एक OH होगा, ये एक OH होगा। यानी कि ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन क्या है? ये ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल या ट्राई हाइड्रोक्सी क्या है ये? प्रोपेनॉल है ये। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसको इट इज ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल या प्रोपानॉल। 3 कार्बन हो गए ना, 3 के लिए प्रोप लगाते हैं। हाइड्रोक्सी 3 हो गए तो हाइड्रोक्सी बोल दिया, और OH है तो ऑल बोल दिया। तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल या ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल है ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल को ही ग्लिसरीन बोलते हैं हम। तो ग्लिसरॉल हो गया पहला कंपाउंड। दूसरा इसके अंदर देखा जा रहा है फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है वो और समझ लेते हैं। सेकंड है फैटी एसिड। देखिए फैटी एसिड क्या है? ये हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्ग चेन होगी जिसमें लास्ट में कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। तो क्या है ये? दे आर लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो जाएगा, यानी कि COOH हो जाएगा। तो हम एक लॉन्ग चेन बनाए यदि, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लॉन्ग चेन मतलब ये R कोई लॉन्ग चेन हो गई और उसके साथ एक COOH है। R क्या है? ये हाइड्रोकार्बन की चेन हो गई, हाइड्रोकार्बन चेन। इस हाइड्रोकार्बन चेन में क्या क्या हो सकता है? कितने हो सकते हैं कार्बन? तो R जो है, R हो सकता है इक्वल टू कार्बन 1 to 19, 1 से 19 तक कार्बन तो इसमें हो सकते हैं। तो पूरा जो फैटी एसिड होगा उसमें मैक्सिमम कितने कार्बन हो सकते हैं? देखो 19 तो मैक्सिमम R में हो गए और एक COH का हो गया। तो एक फैटी एसिड में मैक्सिमम 20 कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। एक फैटी एसिड में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 कार्बन देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, जिसको हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और फिर हम उसकी भी डिटेल पढ़ेंगे कि अनसैचुरेटेड क्या होता है। थोड़ा सा एक इसमें समझ लें, बाकी पढ़ेंगे इसको कल अगली क्लास में। देखिए, तो हमें ये बात समझ में आ गई कि ये फैटी एसिड क्या है? हाइड्रोकार्बन की चेन है। अब जैसे मैं कोई कार्बन की चेन बनाऊं, मान लो एक कार्बन है जिसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड है, खाली एक चेन ऐसी बनती है जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। एक चेन ऐसी बनेगी जिसमें कुछ डबल बॉन्ड देखे जाएंगे। तो यदि जो डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब उसमें अगर आप कुछ मिलाओगे तो मिलेगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सैचुरेट हो चुका है।
इसके सारे बॉन्ड बन चुके हैं, फिल हो चुके हैं, इसके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है। मतलब इसमें अगर आप हाइड्रोजन ऐड कराना चाहोगे तो इसमें ऐड नहीं हो पाएगा। इसमें हाइड्रोजन आसानी से ऐड हो जाएगा क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे। तो ऐसे फैटी एसिड जिनमें कोई डबल बॉन्ड ना हो ये कहलाएंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड, और जिनमें डबल बॉन्ड देखा जाए, एक भी देखा जाए, तो वो कहलाएंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उनको ये भी बोल सकते हैं कि इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट सैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यानी इनको जब आप बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे तब जाके ये मेल्ट होंगे, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। ठीक है जी। और सैचुरेटेड फैटी एसिड मेनली कहाँ देखे जाते हैं? ये मोस्टली एनिमल में देखे जाते हैं, जो एनिमल फैट होते हैं। और प्लांट फैट ज्यादा जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हमने समझ ली। फिर इसके बारे में और डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक करके रखें, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।